अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स 10th क्लास साइंस ग्रुप का, और इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी ऐसी इक्वेशंस जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन हम उनको कुछ करके, कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उन्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी मेनली 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप की इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जो खुद क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम लोग आगे वाली जो दो इक्वेशंस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो टाइप नंबर 3 है रेसिप्रोकल इक्वेशन। सिर्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन को समझने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल इक्वेशंस की डेफिनेशन है कि ऐसी इक्वेशन कि जब उसमें आप जो वेरिएबल है, वेरिएबल को जब आप उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दें, ठीक है, वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से जब आप रिप्लेस करें तो इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, अब 2/3 का अगर आप रेसिप्रोकल करें, इसका मतलब है कि आपने इसको उलट देना है। ठीक है, इसको आपने उलट देना है। उलटने का मतलब है कि जो न्यूमरेटर था पहले, उसको आप डिनोमिनेटर में ले आए, और डिनोमिनेटर था उसको आप न्यूमरेटर में ऊपर ले जाए। तो ये इक्वेशन रेसिप्रोकल होने के बाद बन जाएगी 3/2। ठीक हो गया। देखें आप, ये बिल्कुल उल्टी हुई इसकी फॉर्म है। तो ये जो उलट जाती हैं चीजें, इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पर भी हमने सेम यही काम देखा कि अगर तो यहाँ पर वेरिएबल को आपने रेसिप्रोकल करना है और इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इसकी ना दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। x to the power 4 minus 2 x cube minus 2x square plus 2x plus 1। एक ये फॉर्म होती है रेसिप्रोकल इक्वेशंस की। जब भी इस तरह की फॉर्म आए जिसके अंदर पावर्स जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म है। क्योंकि जब पहली वाली हमने देखी थी उसके अंदर सिर्फ 3 टर्म्स थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो काफी ज्यादा टर्म्स हैं। अच्छा, ये वैसे तो क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। लेकिन हम इसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जो 4 पावर है ना, अब आप इसको किसी ऐसे किसी कुछ इस तरह यहाँ पर कोई काम करें कि यहाँ पर 4 पावर की जगह 2 पावर बच जाए। तो अगर हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो एक्स की जो ये दो पावर्स हैं वो इसकी दो पावर्स को कैंसिल कर देंगी, और पीछे जो है सिर्फ दो पावर्स बच जाएंगी। ये दो पावर्स बच जाएंगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ आया है कि अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पहली वाली टर्म एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सकती है। तो आपने दोनों साइड्स पे आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। और बोथ साइड्स पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने हर टर्म के साथ डिवीजन करनी है, हर टर्म के साथ। तो हर टर्म के साथ आप डिवीजन करेंगे, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर जो इसकी पावर है ना 2, वो ऊपर क्यूब है ना, तो ऊपर की दो पावर से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे 1 पावर बचेगी। 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 बन जाता है। अब यहाँ पर नीचे भी एक्स के ऊपर भी एक्स के, तो कैंसिल आउट होकर तो कांस्टेंट नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर जो है वो 1 पावर है और नीचे 2 है। तो जब ऊपर वाले की एक पावर नीचे वाले की एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे फिर आपके पास सिर्फ एक पावर बचेगी नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास 2/x आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही, न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल ही नहीं था जो जिसके साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल होता, तो ये 1/x स्क्वायर आ गया। और जीरो को किसी भी नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा 0 आता है। आपके पास ऐसी फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको साथ करना है। अब सेम वेरिएबल्स का मतलब क्या है? ये एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, इनको आपने साथ करके एक ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म है और ये एक्स वाली टर्म है, इनको आपने साथ कर लिया, और कांस्टेंट टर्म तो है ही एक, तो आपने उसको फिर ऐसे ही अलग कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना आपने क्या देखना है कि कुछ कॉमन लिया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है।
2 या देखिए ये न्यूमरेटर है ना, तो ये भी ऊपर ही है, इसके तो डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब है कि ये दोनों वाकई कॉमन लिए जा सकते हैं, एक ही पोजीशन पे हैं। तो 2 कॉमन लिए, साथ हम माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे, क्योंकि पहली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। माइनस साइन भी कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर वाले तमाम वैल्यूज के साइन बदल जाएंगे। ये पहली वाली टर्म माइनस में है ना, तो अब ये प्लस में हो जाएगी, और दूसरी टर्म प्लस में थी तो अभी माइनस में हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म साथ आएगी। अच्छा, अगर आप देखें तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म होती है, और एक ये होती है। अच्छा, ये दो फॉर्म्स होती हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस की। अगर हम इसको पीछे जाकर देखें जहाँ पर हमने ये टाइप्स डिस्कस की थी, तो ये दो टाइप्स हैं, एक ये वाली टाइप है रेसिप्रोकल इक्वेशंस की, और एक ये वाली टाइप है, मतलब फॉर्म है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये वाली फॉर्म गिवन थी कि ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square, और इस तरह। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब आप इस फॉर्म को यूज करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब आपने करना क्या होता है, जो वेरिएबल होता है ना, एक्चुअली में हमने वेरिएबल को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। हमें वेरिएबल चाहिए होता है मतलब एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है, एक तो आपके पास ये आ गया, और दूसरा ये पूरा वेरिएबल कंसिडर होगा पूरी ब्रैकेट के साथ वाला। अब आपने करना क्या होता है, एक वेरिएबल को लेट करना होता है और उसका स्क्वायर करते हैं ताकि दूसरा वेरिएबल आ जाए। अब आप देखें अपनी चॉइस के, आप क्या चॉइस ले सकते हैं, कौन सा वेरिएबल है जिसको लेट करें, उसका स्क्वायर लेने में दूसरा वेरिएबल आ जाए। ये वाली अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, तो वो तो हमारे इक्वेशन में मौजूद ही नहीं। इसका मतलब है कि आप x माइनस 1 ओवर एक्स को लेट कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल, यहाँ मैंने y ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। बाद में इसका स्क्वायर करें बोथ साइड्स पे। अच्छा, अब ये स्क्वायर करेंगे तो इसको अगर आप देखें दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ठीक है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो सेंट्रल साइन होता है ना वो सेंट्रल टर्म के साथ आता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताएगा कि यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा। माइनस साइन आ गया तो फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस, और ये वाले इस टर्म के साथ हमेशा प्लस का साइन आएगा, प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये देखें ये एक्स है और ये 1 ओवर एक्स है, ये आपस में डिवाइड हो रही हैं सेम टर्म्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर 2 दे देगा। तो सेंट्रल टर्म में आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशंस रेसिप्रोकल टर्म्स होती हैं और उनका आपको स्क्वायर लेने को कहा जाता है, तो सेंट्रल टर्म में हमेशा 2 आता है, क्योंकि बाकी दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो ये जो सेंट्रल टर्म है ना ये मौजूद नहीं है, तो आपको ये यहाँ पर नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको एक दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पर ये जिस साइन के साथ है तो जाकर वो ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का जो इनवर्स होता है वो एडिशन होता है। तो यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह आप y पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर y आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये प्लस 2 है ये माइनस 2 है, पीछे क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब ये दो टर्म्स हैं, इनमें से y कॉमन है, दोनों में y है, जो y की छोटी पावर है उसे आप कॉमन लेंगे, ये छोटी पावर है 1 वाली, ये 2 है। अब 1 y को कॉमन ले लेंगे, पीछे फर्स्ट टर्म के अंदर से जब एक पावर निकलेगी तो एक पावर बचेगी, और फिर उधर जो है y की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, अभी दोनों मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आंसर 0 आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब भी दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 देते हैं, तो यहाँ तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा, इसी सूरत में आंसर 0 आएगा। इनका प्रोडक्ट सिर्फ इस केस में 0 आ सकता है। तो हमने लिखा कि यहाँ तो पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 है, तो इससे आपके पास दो वैल्यूज आ गई y की, एक y इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारा जो क्वेश्चन था वो x के अंदर था, जो हमारा जो मेन वेरिएबल था वो x था, y नहीं था, तो हमें आंसर मेन आंसर भी x में चाहिए। तो अब आपने आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई ना, तो आपने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। y की वैल्यू क्या थी जो हमने यहाँ लेट की थी, x माइनस 1 ओवर एक्स, तो आपने y की जगह x माइनस 1 ओवर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, यहाँ पर क्या था x माइनस 1 ओवर एक्स का
एक्स था वो 0 के इक्वल था। अच्छा, अब ये एक इक्वल को सिर्फ 0 था ना, तो अब आप एक काम करें, इस जो ये जो टर्म है ना 1/x नेगेटिव साइन के साथ, इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो आपके पास ये चीज आ गई। अब ये आप आपस में इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराए तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और अब एक्स स्क्वायर है, इधर 1 है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट की वजह से आती है। तो एक तरफ तो हमने सॉल्व कर ली इक्वेशन, दूसरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x माइनस 1/x, और इक्वल के दूसरी तरफ अब 2 था, ठीक है। अब 2 था तो आप इसको इक्वल के दूसरी तरफ नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वहां लेकर जाएंगे तो फिर वो दो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्योंकि 1 है तो x एलसीएम जो है जब इससे डिवाइड होगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बना देगा, माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पर सेम, जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज उतर आता है। ये एलसीएम करने का डिटेल मेथड हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। यहाँ पर है 2, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। आपको इक्वेशन चाहिए, ये आ जाएगा 2x है, 2x को इधर ले आए, अब आपके पास ये बन गई एक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आप टू बोर्ड से देखें तो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के पास 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कंप्लीटिंग स्केल, आप मर्जी आप जो सा मर्जी मेथड अप्लाई कर लें। अच्छा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं होगी क्योंकि देखें हमें हमें ना 1 चाहिए, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आपने ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में, और कैसे ब्रेक करना है कि उनको माइनस करने पे 2 आए, ठीक है। साइन यहाँ से देखते हैं, साइन यहाँ से देखते हैं और टर्म यहाँ से देखते हैं, तो 1 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 2 आ जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 के अगर आप दो फैक्टर्स बनाए तो वो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही बनेगा, इन दोनों को माइनस करने पे 2 तो नहीं आएगा, इसको माइनस करने पे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड फेल हो रहा है, फैक्टराइजेशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी, आपको किसी और मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने जो एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, और जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो होता है b -2 होगा साइन के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c, तो यहाँ पर -1 आएगा। आपने सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों 2 यहाँ से कॉमन आ जाते हैं, नीचे से डिवीजन होगी और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट के अंदर अब 4 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। 4 वैल्यूज क्यों आई है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपके जो मेन क्वेश्चन था उसकी डिग्री 4 थी, ठीक है, मतलब पावर 4 थी। तो क्वेश्चन की जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही उसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान से देख लेना है। अच्छा, इसका जो अगला क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 11, वो आपने ट्राई करना है, बिल्कुल इस जैसा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आगे जो टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की टाइप को पढ़ने से पहले इसको भी हमें देखना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर, यानी कि पावर के अंदर क्या चीज आएगी, वेरिएबल। वेरिएबल पावर के अंदर जब भी आएगा तो ऐसी इक्वेशन को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इसकी हम मतलब पावर है ना, तो पावर के लिए आपको एक बेस चाहिए होती है, तो वो बेस मैंने 2 ले ली। अब इस बेस की जो पावर है ना वो मैंने डाल दी, एक वेरिएबल एक्स वाई भी हो सकता था, तो अब बेस 2 है और इसकी पावर x है, तो जब भी पावर x पावर वेरिएबल में आएगा, सॉरी, जब भी वेरिएबल एक्सपोनेंट में अपीयर हो जाएगा तो ऐसी इक्वेशन को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकती है, बस आपके एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए। इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें ना तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, ये इक्वेशन x वेरिएबल के अंदर है, और जो x वेरिएबल है वो पावर में है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो हमने इसकी टाइप को पहचान लिया क्वेश्चन की फॉर्म देख के। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक्सपोनेंट के जो रूल्स है ना वो अप्लाई होंगे कि अगर आपके पास दो मतलब बेसिस हैं, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में कि अगर बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और अगर आपके पास ये फॉर्म गिवन हो, राइट हैंड साइड गिवन हो, तो आप इसको ब्रेक करके लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है, इक्वालिटी का साइन है। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज गिवन थी, यहाँ पर गिवन है 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 1 गिवन है,
ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 यानी कि दो पावर्स ऐड हो रही हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको सब अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 के साथ एक पावर अलग कर ली और 1 की जो पावर है वो अलग करके लिख ली, और यहाँ पर तो है ही एक पावर। अच्छा, अब आपने आपने ये देखना है, डिटेक्ट ये करना है कि वेरिएबल जहाँ मौजूद है ना, आपने उनको एक तरफ कर लेना है ब्रैकेट में, ताकि क्योंकि जो वेरिएबल वाली टर्म होती है आपने उसके साथ सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर ना ये 4 है, ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, और यहाँ पर 2 की पावर 2x को मैंने ब्रैकेट में डाला है ताकि विजिबल रहे कि यही वो टर्म है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, और यहाँ पर 2 की पावर x है। तो अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन आपने इन्हीं में से किसी की करनी है क्योंकि इनमें वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, जो वेरिएबल टर्म है उसी को आप वेरिएबल के इक्वल करेंगे। अब इनमें से आपने एक को लेट करना है और उसका स्केयर लेके दूसरा बनाना है। तो अगर मैं इसको लेट कर लूँ 2 की पावर x, क्योंकि छोटी पावर है, 2 की पावर x को y लेट कर लिया, इसका स्केयर लेने से आपके पास 2 की पावर 2x आ सकता है। कैसे कि अगर आपके पास 2 की पावर x है, एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ये भी हमने एक्सपोनेंट के रूल से पढ़ा था। तो आपके पास एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये चीज आ गई 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1। और अब अगर आप इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मेथड देखते हैं कि फैक्टराइजेशन के मेथड से क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। यानी कि आपने फैक्टर्स बनाने हैं 8 के, और कैसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको प्लस करें तो क्या आ जाए 9। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक करनी है ना, तो प्लस करेंगे तो 9 आएगा, प्लस करने पे 9 आना चाहिए। तो अब हमने इसको किस तरह से करना है। अच्छा, अब आपको मैंने ये बताया हुआ है कि अगर तो आपने जो जो नंबर आपके पास आया है और जो नंबर आपने बनाना है, उन दोनों के अंदर सिर्फ एक टर्म का डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है ना, इनके दोनों के दरमियान में 8 और 9 के दरमियान में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो आपने इसका फैक्टर 1 के साथ ही बना लेना है। ठीक है, यानी कि अगर आप 8 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो फिर आपने 8 प्लस 1 किया, इनको जिस तरह से हम करते हैं सिंपल मेथड करके, तो आपने फैक्टराइजेशन इसके दो फैक्टर्स बना लिए, एक वैल्यू आ गई 1/8, एक वैल्यू आ गई 1। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ तक स्टॉप नहीं करना क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो x में था, x वेरिएबल था, और यहाँ पर आपके पास y वेरिएबल बाद में आया था, तो आपने इसको वापस कन्वर्ट करना है x वेरिएबल में। तो आपने देखना है कि y को आपने किसके इक्वल ऐड किया था, y को आपने ऐड किया था यहाँ से 2 की पावर x के इक्वल। ठीक है, तो 2 की पावर x को आपने पुट कर देना है, यहाँ पर भी पुट कर दिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया। अच्छा, अब आपने ना इनको किस तरह से सॉल्व करना है। 2 की पावर x है, जब भी इस तरह की वैल्यूज आती हैं जो वेरिएबल कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यूज होती हैं, उसमें आपने दोनों साइड्स पे या तो बेसिस सेम करनी होती हैं या फिर आपने पावर सेम करनी होती हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे बेसिस सेम करके कंपेयर कर लें पावर्स को इक्वल, या फिर पावर्स को सेम करके नीचे से बेसिस को कंपेयर कर लें, दोनों में से किसी को भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें पावर में तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तो सेम किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वेरिएबल की तो टर्म ही हमें नहीं पता। तो बेस जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को आप इक्वल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो बेस 2 है इक्वल के इस तरह भी आपने बेस 2 बनानी है किसी तरीके। ठीक है, अच्छा 8 को आपने 2 की पावर में लिखना है, तो 2 की कितनी पावर लेंगे 8 आ जाता है, तो 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आ जाता है, तो 2 की पावर हो जाएगी 3। लेकिन अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पर है 2 की पावर x, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर वो ऊपर है और यहाँ ये नीचे है, डिनोमिनेटर के अंदर है। डिनोमिनेटर के अंदर है तो आप इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप दोनों को आपको एक ही पोजीशन में रखना है, दोनों को सेम पोजीशन पे रखना है। तो इसको कैसे हम सेम पोजीशन में कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लें इसका, इसको ऊपर ले जाएं, मतलब इसको ऊपर ले जाए, रेसिप्रोकल नहीं करना, इसको ऊपर ले जाएं। इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन बदल जाएगा, साइन जहां पर पहले पॉजिटिव 3 था, 2 की पावर 3 था, वहां पर जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो बेसिस दोनों एक ही पोजीशन पर आ गई हैं। अब आप इनकी बेसिस को कंपेयर करके पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने पावर्स को इक्वल किया तो x की पावर -3 आ गई। दूसरे केस में भी आपने यही करना है, यहाँ 2 की पावर x है और यहाँ 1 है। अब आपने जो 1 है ना इसको 2 की पावर में लिखना है ताकि बेसिस सेम हो सके। अच्छा, अब हमें पता है कि एक आपके पास एक्सपोनेंट का एक और रूल होता है कि अगर कोई भी बेस है और उसकी पावर है 0, ठीक है, किसी भी बेस की पावर 0 तो आंसर हमेशा 1 आएगा।
इसका मतलब है 1 है तो आप उसको किसी भी बेस की पावर 0 लिख सकते हैं, तो कोई भी बेस लिख सकते हैं। तो हमें 2 चाहिए तो आप 2 की पावर 0 लिख लें ताकि बेसिस सेम हो जाए, तो पावर्स कंपेयर कर लें, वो इक्वल आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आ गई। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको 2 ही वैल्यू मिलनी थी। यहाँ पावर्स एक्सपोनेंट तो आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन ये 2x है, तो वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पता नहीं लग रहा, वो नीचे जाके पता लगेगा। 2 ही इसके आंसर्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बिल्कुल इस मेथड से है, वो आपने ट्राई करना है, वो बिल्कुल इसी मेथड से है। अच्छा ये थोड़ा चेंज है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर -x आ गई। अब -x है और यहाँ पर x है, दोनों में जो पावर है वो तो सेम है, दोनों में पावर x है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया। तो इसको स्केयर करने से तो ये फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि 2x का आप स्केयर करेंगे तो माइनस माइनस नहीं आएगा, वो 2 की पावर 2x हो जाएगा, तो वो तो है ही नहीं। आप एक काम करें कि 2 की जो नेगेटिव पावर है ना, इसको आप नीचे ले जाएं, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, पोजीशन जब चेंज कर देते हैं पावर के समेत, जब आप बेस को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ऊपर नीचे, तो उनकी पावर के साइन बदल जाते हैं। अच्छा अब ये एक फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पर आप 2 की, अब एक ही वेरिएबल है 2 की पावर x, उसी को आपने लेट कर लिया y के इक्वल। जहां जहां पर 2 की पावर x है वहां वहां आपने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा अब ये जो चीज है ना, देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर से वेरिएबल हटाना है, तो इसके 2 मेथड है। या तो आपकी मर्जी है, आप या तो एलसीएम का मेथड यूज कर लें, ठीक है, या तो एलसीएम का मेथड यूज कर लें, या फिर दोनों साइड्स पे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। एलसीएम में नीचे सिर्फ y है, बाकी जगह तो 1 1 है, तो एलसीएम तो 1 ही y ही आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड से y से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की है यहाँ पर, और ये पहले हम डिटेल से कर चुके हैं, इसलिए इसको बस मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं कर रही। अच्छा अब ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आपने 64 को यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कराना होता है। इसका मतलब है कि आपने 64 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि इनको ऐड करने पे आ जाए 20, ठीक है, ऐड करने पे आ जाए 20। अच्छा 64 के बहुत ज्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं, अगर आप एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स इसके बन जाएंगे, फिर आपको उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है। तो इसका सबसे आसान मेथड ये है कि 64 को आप डालें पेयर में 1 के साथ। अच्छा यहाँ पर अब आपने 64 को किसी नंबर से डिवाइड करते जाना है, और जिस नंबर से 64 को डिवाइड करेंगे उस नंबर से 1 को दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कराते जाएं। 64 को मैं, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 32। अब अगर 64 को 2 से डिवाइड किया है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2 आ जाएगा। चेक कर लें 32 और 2 को क्या ऐड करने से 20 आता है? नहीं, 32 और 2 को ऐड करने से 20 नहीं आता। इसका मतलब है कि आपको आगे भी प्रोसीड करना पड़ेगा। आगे प्रोसीड करना है तो आपको मजीद इसकी डिवीजन करनी होगी, फिर से इसको डिवाइड करें 32। अगेन आपके पास एक कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इसको फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करें 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। तो 16 और 4 की आप पेयरिंग करें कि 16 और 4 को ऐड करने पे 20 आता है, बिल्कुल आता है। तो अब आप इसकी पेयरिंग स्कीम बिल्कुल ठीक हो गई। तो यहाँ पर आप 20 को ब्रेक कर लेंगे, और एलसीएम जो भी हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, दोनों फैक्टर्स को बड़े बड़े जीरो के इक्वल करेंगे तो आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगेन वही वाली बात, के हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो x में था, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 2 की पावर x, और 16 है तो आपने बेसिस सेम कर लेनी है, क्योंकि पावर में वेरिएबल है तो उसको तो सेम नहीं किया जा सकता, कांस्टेंट टर्म्स को सेम किया जा सकता है। तो 16 को आप 2 की पावर में लिखें तो जो भी आएगा उसको हम बाद में कंपेयर कर लेंगे। 4 को 2 की पावर में लिखिए, इस तरह से आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब जो अगली टाइप है ना, ये लास्ट टाइप है। ये टाइप कैसी है, इस टाइप में आपके पास ना 4 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। 4 लीनियर फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें पावर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर होती है 1। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो ये लीनियर फैक्टर्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए, ये लीनियर फैक्टर्स हो गए, और 4 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, और इक्वल टू सिर्फ कोई भी कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी इस तरह की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ रही है तो वो इटसेल्फ तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बट यू कैन रिड्यूस इट टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करेंगे इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं।
तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 4 लीनियर फैक्टर्स हैं और इक्वल के उस तरफ एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसकी आपने पेयरिंग स्कीम किस तरह से करनी है, आपने ना कांस्टेंट टर्म्स को देखना है। कोई से दो फैक्टर्स ले लें, ठीक है, इनके कांस्टेंट्स को ऐड करें, क्या कांस्टेंट सेम आते हैं, आपने उन दो पेयर्स की आपस में पेयरिंग करनी है कि जिनके कांस्टेंट्स को ऐड करने पे कांस्टेंट टर्म सेम आ जाए। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले 2 कंसीडर करती हूँ, इसमें कांस्टेंट क्या है 1 और इधर है 3, यानी कि 1 + 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पर 4 आ गया। अब बाकी दो जो है वो क्या है -5 और -7, तो ये आ जाएंगे -5 और -7। -5 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। तो देखें, एक कांस्टेंट आ गया 12, एक कांस्टेंट आ गया 4, तो ये आपस में बराबर तो हरगिज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम ये वाली पेयरिंग नहीं ले सकते, ठीक है। हम x+1, x+3 और x-5 और x-7 को आपस में पेयर में नहीं लिख सकते क्योंकि इनकी कांस्टेंट टर्म सेम आंसर नहीं दिया। अब आपने उन दो पेयर्स को देखना है कि जिनको ऐड करने पे सेम आंसर आए। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, अगर आप 5, 1 और -5 को देखें, 1 और -5 को अगर आप देखें, 1 - 5 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -4। और इसी तरह से दो पेयर्स कौन से बचे, 3 और -7। तो 3 और -7 को अगर आप आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो भी आंसर -4 आता है। ऐसे ही है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म सेम हो गई, तो ये दो पेयर्स आपके बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप x+1 और x-5 को आपस में पेयरिंग में डाल लें और x+3 और x-7 को आपस में पेयर में डाल लें। अब ये पेयरिंग स्कीम बिल्कुल ठीक है। तो आपने कांस्टेंट स्क्वायर करके देखना है, जिन दो पेयर्स के कांस्टेंट मैच कर जाए आपने उन दोनों की पेयरिंग कर लेनी है आपस में। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपल फॉइल मेथड से, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ गई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ से इसको इरेज कर दूं। हाँ, इस क्वेश्चन के ये जो दो पेयर्स हैं इसमें पहली दो टर्म्स आपस में बराबर आ रही हैं। ऐसे ही है, x के -4 यहाँ पर भी है, x के -4x यहाँ पर भी है। अब आपने इन दोनों वेरिएबल्स को ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली टाइप है इसके अंदर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी और उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से दो टर्म्स आपस में बराबर होंगी ताकि आप उनको सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी x के -4x को, तो x के -4x की जगह पर यहाँ पर भी y पुट कर दिया और यहाँ पर भी y पुट कर देंगे, तो आपके पास ये देखें एक ये फॉर्म बन गई। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो मल्टीप्लाई कराया आपने, कांस्टेंट हम यहाँ पर लेकर आ गए, तो आपने सिंप्लीफाई किया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन का मेथड सबसे पहला है, तो 87 है। 87 की अगर आप पेयरिंग करें तो 87 के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको 1 के साथ स्कीम पेयर के अंदर डाल रही हूँ, तो इसको डिवाइड करें आप। अच्छा, यहाँ पर 7 है ना, तो 7 एक ऑड नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड तो नहीं किया जा सकता, 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 29 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड किया है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 आ गया। अच्छा, करना क्या था कि 87 के ऐसे दो फैक्टर्स के माइनस करने पे आ जाए 26, तो माइनस करने पे क्या इन दोनों को माइनस करने में 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तब आप इनकी पेयरिंग करने के बाद ये दो आंसर्स निकाल लिए, y की ये दो वैल्यूज आ गई। अब y आंसर हमें x में चाहिए तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा काम होगा कि अब यहाँ पर ना आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई अगेन, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई दो, तो इनको आपने सॉल्व करना है। अब पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप देखें तो आपने 29 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब 29 इज अ प्राइम नंबर, इसको तो फैक्टर बन ही नहीं सकते, इसका मतलब है फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पर फेल हो गया। अब आपको इसको उससे करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, सारा मेथड आपको आता है। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। दूसरी वाली इस इक्वेशन से ये आंसर आ गया। इस इक्वेशन को देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके भी लास्ट में x की दो वैल्यूज आएंगी और यहाँ पर भी x की दो वैल्यूज ही आएंगी। तो x के -4x + 3 ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करें। तो ये जो इक्वेशन है ये हो सकती है फैक्टराइजेशन से सॉल्व, ठीक है। देखिए 3 बनाना है, 3 है और प्लस करने पे 4 आए। मैंने आपको बताया था कि अगर तो 3 और मतलब कि जो नंबर चाहिए और जो नंबर आया है उनके दरमियान में सिर्फ एक का डिफरेंस हो
तो आपने 1 के साथ उसकी पेयरिंग कर लेनी है। तो 1 के साथ उसकी पेयरिंग करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू 3 आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी। सॉल्यूशन सेट में डालेंगे तो सॉल्यूशन सेट के अंदर 4 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस इसको कंप्लीट कर लिया। एक जो अगला क्वेश्चन है ना 16 वाला क्वेश्चन, वो बिल्कुल सिमिलर है। आपने बस देखना है कि किन दो पेयर्स की पेयरिंग या जिन दो पेयर्स की कांस्टेंट सेम आ रहे हैं, उनके कांस्टेंट सेम आ रहे होंगे, आपने फिर उनको एक साथ पेयरिंग में डाल देना है। ठीक है, तो आज हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी हैं। इन 3 टाइप्स को आपने ध्यान से समझना है। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।